नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्री कुंडली एनालिसिस के तहत कुंडली के 12वें भाव की व्याख्या। पॉइंट इज कि 12वां भाव सुन के लोगों के डर हो जाते हैं क्योंकि इसे व्यय का भाव बोलते हैं। सामान्यतया लोग खर्च से डरते हैं, खर्च करना नहीं चाहते हैं, बट वास्तव में सिर्फ खर्च नहीं है ये भाव, और भी कई सारी परेशानियां हैं। लेकिन जहां हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है, वहीं पे आप जब इनकी बुराइयां अभी गिनती कर रहे हैं तो गिनती पहले बुराइयां कर लीजिए, फिर मैं आपको इनकी अच्छाइयां गिनती कराऊंगा। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो द्वादश भाव है ये व्यय भाव है, और इस व्यय भाव से आप व्यक्ति के खर्च को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लाभ भाव से हमने एकादश भाव से आमदनी को कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी, ऐसे ही व्यय भाव से हम व्यक्ति के एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। अभी समझने वाली बात यह है कि ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के पास में धन कितना है, क्योंकि अगर उसके पास में धन ही नहीं होगा तो एक्सपेंस कहां से करेगा वो। हाँ, उसके उल्टे हाउस जो है, ये छठी हाउस, ये कर्ज का भाव है। तो हो सकता है कि कर्ज भाव में अगर सौम्य ग्रह बैठे होंगे तो कर्ज दिला के खर्च कराएंगे। ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि किसी व्यक्ति जातक के कुंडली को अगर आप देख रहे हैं तो आप समझें कि उसमें कौन सा भाव ज्यादा मजबूत है, कौन से भाव से कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से ग्रह की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, कौन से ग्रह की नीच की दृष्टि पड़ रही है। उतना ही नहीं है, जो व्यय भाव का मालिक है, व्ययेश है, वो कहाँ बैठा है और व्ययेश के ऊपर में किसकी दृष्टि है, और जो दृष्टि है वो नीच की है, उच्च की है, सामान्य है, किस तरह की दृष्टि है वो, शत्रुवत दृष्टि है, मित्रवत दृष्टि है, किस तरह की दृष्टि है वो। आपने अगर अपनी कुंडली खोल ली है तो आप यहाँ पे लिख के बताइए कि आपके व्यय भाव के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। क्या आपका व्यय भाव खाली है? क्या खाली व्यय भाव से डर लगती है? नहीं, व्यय भाव तभी भी मजबूत होता है। व्यय भाव सबसे मजबूत तब होता है जब वहां पे शुक्र बैठे हों। अगर द्वादश भाव में शुक्र आके बैठ गए तो शुक्र बहुत मजबूत हो जाते हैं इस जगह पे। नॉट ओनली शुक्र, इनफैक्ट अदर प्लैनेट्स भी जो हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, वो जब व्यय भाव में बैठते हैं तो आपकी परेशानियों का शमन करते हैं। ऐसा नहीं है परेशानी आती नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन आएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर आएंगे, झमेलेबाजी आएगी, लड़ाई आएगी, झगड़े आएंगे, दुश्मनी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी रिजोल्यूशन भी आसानी से होती चली जाएगी। अगर क्रूर ग्रह बैठा है तो वो खुद ही प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, वो हेल्थ को रिकवर कराने की कोशिश करेगा, हेल्थ गेन कराने की कोशिश करेगा आपकी। इसलिए व्यय भाव में बैठा क्रूर ग्रह हमेशा फायदेमंद होता है और सौम्य ग्रह में शुक्रदेव फायदेमंद होते हैं। अब पॉइंट इज कि क्या ये सिर्फ व्यय भाव है? नहीं, ये जो है ना, ये सैया सुख भी है। जो व्यक्ति के सोने की जो स्थिति दिखाई गई है, वो सोता कैसे है, सोता किसके साथ है, ये भी आप सोच सकते हैं फॉर ए वाइल। लेकिन मिला जुला करके ये बेड की जो आनंद है उसको भी दिखाता है। ये व्यय भाव में अगर क्रूर ग्रह होते हैं या व्यय भाव अगर मजबूत होता है तो व्यक्ति की क्षमता बहुत उच्च की हो जाती है, बहुत ही मजबूत हो जाती है, सफलता इनके कदम चूमने लग जाती है। ऐसी भी चीजें देखी गई हैं। हालांकि ये त्रिक भाव ज्योतिष के एंगल से अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन आप जब गौर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हमेशा देवता हारते गए हैं और राक्षस जीतते गए हैं। भले ही वो भस्मासुर हो, महिषासुर हो, नरकासुर हो, तारकासुर हो, जो भी आप उसे काउंट कर लें, ये सब, इन सब ने भगवान की बहुत आराधना की है, हजारों सालों की तपस्या के बाद वरदान हासिल किया है जो देवता नहीं कर पाए हैं। और इसलिए कभी कंस के फॉर्म में, कभी रावण के फॉर्म में जो राक्षस जम गए थे, जड़ जमा चुके थे ना, उनको मारने के लिए देवताओं से परे स्थिति जब उत्पन्न हुई तो भगवान को खुद आना पड़ा। सो कहने का मतलब ये है कि जो ये त्रिक भाव है ना, ये तामसी शक्तियों को जनरेट करते हैं, राक्षसी शक्तियों की चेतना आपके अंदर डेवलप करते हैं, जिससे आप लड़के बिना हारे हुए जीत करके फाइनली सक्सेस को गेन करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि राक्षस अच्छे होते हैं,
मैं ये बोल रहा हूं कि इस तरह से जो फाइटिंग कैपेसिटी जो जनरेट होती है ना, वो यहाँ पे अगर क्रूर ग्रह हैं, अगर राक्षसी प्रवृत्ति के ग्रह हैं यहाँ पे, तो आपके अंदर में जो लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाएगी ना, चाहे वो बीमारी से लड़ने की क्षमता हो, चाहे वो दुश्मनों से लड़ने की क्षमता हो, चाहे वो व्यय करके जीतने की क्षमता हो, किसी भी तरीके से आपकी जीत को इंश्योर करेंगे। इतना ही नहीं है, इस जगह से आप व्यक्ति के अवचेतन मन को देख सकते हैं, उसके मन के अवसाद को देख सकते हैं, उसके ध्यान की क्षमता को देख सकते हैं कि वो ध्यान कर सकता है और ध्यान में उसकी अनुभूति कैसी रहती है। अगर उसके द्वादश भाव कमजोर हैं तो उस पे भूत प्रेत या ऊपरी हवाओं की समस्या जैसी भी सिचुएशंस बनती रहती है। ऐसे लोग बहुधा डरे हुए, सहमे हुए, मनोवैज्ञानिक तौर पे पिछड़े और परेशान भी देखे जाते हैं। द्वादश भाव का खाली होना रैदर बेहतर माना गया है कंपैरेटिव टू किसी शुभ ग्रह की प्रेजेंस से, एक्सेप्ट शुक्रदेव। अगर द्वादश भाव खराब फॉर्म में चला जाए तो ऐसी हालत में जातक स्वप्नजीवी हो जाता है, जातक डरपोक हो जाता है, भीरू हो जाता है, वो व्यसनों का आदी हो जाता है, एकांतवास के तरफ अग्रसर हो जाता है, बैरागी हो जाता है। ऐसे लोगों का जीवन से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जीवन के प्रति जो उम्मीद है वो नाउम्मीदी में बदल जाती है। ऐसे लोग बहुत ही आसानी से डिप्रेशन में लैंड कर जाते हैं। हानि, व्यय और नशीले पदार्थों का सेवन इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। ये जानबूझ करके गड्ढे में गिरते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही लोगों की द्वादश भाव या व्यय भाव मजबूत हो, अच्छी हो, तो ऐसा जातक के पास धन की पर्याप्तता देखी गई है। ऐसे व्यक्ति सपनों से, ध्यान के माध्यम से धन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले पाए गए हैं। संग ही ऐसे व्यक्तियों का फॉरेन रिलेशनशिप बहुत अच्छा पाया गया है। फॉरेन में इनके जान पहचान, फॉरेन कम्युनिकेशंस, फॉरेन के साथ में रिलेशंस एंड एक्सपोर्ट, इन सब चीजों में ये अव्वल हुए हैं। ऐसे ही व्यक्ति बड़े बड़े व्यापारी पाए गए हैं जो धड़ल्ले से पैसा खर्च करते हैं। हाँ, उस पैसे के अगेंस्ट ऑब्वियसली उनको आमदनी मल्टीपल टाइम्स हो जाती है। और ऐसे ही लोग अंततः संन्यास को अग्रसर होते हैं, क्योंकि जब तक आपने भोग नहीं लिया चीजों को, तब तक उच्चाटन आएगा कहाँ, तब तक तो आपकी लोलुपता और खींचेगी आपको। तो ऐसे लोग जो इनकी द्वादश हाउस मजबूत होती है, ऐसे ही लोगों को जो है ना वो संपन्नता प्राप्त हो जाती है और फाइनली बिछोह मिलता है कि अब नहीं चाहिए, सब कुछ देख लिया यार, मजा नहीं है इसमें भी, चलो इससे तो अच्छा भगवान के शरण चलते हैं। तो भगवान बुद्ध हो जाते हैं ऐसे लोग जो पहले से राजा होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, वहां वैराग्य होती है। जिनके पास कुछ नहीं है वो वैराग्य क्या, वो तो फ्रॉड बनते हैं, वो साधु बनते हैं और फिर पैसे के पीछे पीछे घूमते घूमते शहरों में घूमते फिरते हैं कि जी पैसे दो, खाने के लिए पैसे नहीं तो पैसे दो, या लोगों को ठगते हैं। वैरागी तो वो होते हैं जिसने समाज के सारे रसों को चख लिया। आपने बुक पढ़ी होगी, ए मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो पॉइंट इज कि ऐसे ही लोग, ऐसे ही बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वो मॉन्क बन जाते हैं, फरारी बेच के मॉन्क बन जाते हैं। आप अगर उनकी कुंडली देखें तो आप पाएंगे कि उनका द्वादश हाउस बहुत मजबूत है। सो कहने का मतलब है कि द्वादश हाउस की मजबूती बहुत मायने रखती है। हाँ, अगर इससे जन्य प्रॉब्लम्स देखें या इससे जन्य शरीर की पोर्शन को देखें तो मैं फिर बताऊंगा कि इसमें शरीर के पोर्शन में जो पंजे और अंगुलियां हैं ना, ये इस पोर्शन को दर्शाती हैं, ये द्वादश भाव को दर्शाती हैं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट कुछ मामलों में स्नायु तंत्र भी जो है ना, जो पांव से संबंधित है, वो भी इन्हीं के हवाले आती हैं। और ऐसे में इन्हीं चीजों की प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है, जिसमें कि नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना, पाँव की अंगुलियों में प्रॉब्लम्स आ जाना, ये जो है ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो देखी जाती हैं। ऐसे लोगों के सोडियम कम होने की भी शिकायत बहुत देखी गई है। तो आप यहाँ पे जरा डिटेल में लिखिए कि आपके कुंडली में द्वादश भाव में कौन सा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट इसे देख रहा है, कौन से प्लैनेट की ऊंची या नीचे की दृष्टि पड़ रही है, अथवा जो लॉर्ड ऑफ द द्वादश हाउस है वो कहाँ बैठे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।